आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लेटो के ऊपर। कल हम लोगों ने पढ़ा था सुकरात के ऊपर। तो जो सुकरात थे उनके ये एक शिष्य हैं प्लेटो, और इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं, कुछ रचनाएं कल हमने पढ़ा भी था। एपोलॉजी जो फिटो थी उसमें सुकरात की जो मृत्यु दंड दिया गया था उनके बारे में बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटो प्लेटो जो थे वो सुकरात के शिष्य थे, और इन्होंने इनको हम एक राजनीतिज्ञ, विचारक और दार्शनिक के रूप में जानते हैं। हालांकि इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उसमें सुकरात के बारे में काफ़ी कुछ वर्णित किया है, यानी कि उनके शिष्य थे तो उनके विचारों से ही प्रेरित थे, और इनको हम राजनीतिक और दार्शनिक विचारक के रूप में जानते हैं। लेकिन इन्होंने कभी भी राजनीति को दर्शन से अलग नहीं माना। इन्होंने कहा कि दोनों क्या है, एक ही है, इसलिए उन्होंने दोनों की एक साथ विवेचना की है। प्लेटो ने कुछ सिद्धांत दिए थे, जैसे कि प्रत्यय का सिद्धांत। उसके बाद अगर देखें तो दार्शनिक राजा की अवधारणा दी थी। इन्होंने कार्डिनल सद्गुण वगैरह दिए थे और न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इन्होंने प्लेटो ने बताया था कि एक साम्यवादी सिद्धांत भी दिया था, ठीक है, जिसमें उसने बताया था कि हमारी जो संपत्ति है और जो परिवार है वो साम्यवाद के ही अंतर्गत आते हैं। शिक्षा पर भी इन्होंने कुछ अपने विचार दिए थे। इन्होंने शिक्षा में जो गणित की शिक्षा थी ना उसको काफी अधिक उपयोगी बताया था, अगर हम देखें साहित्य की बजाय, क्योंकि गणित की शिक्षा को उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में काफी इसका क्या यूज होता है, चिंतन वगैरह में हम इसका यूज करते हैं। साहित्य की शिक्षा को इन्होंने इतना मतलब उसको ऊपर नहीं बताया, गणित की शिक्षा को ज़्यादा ऊपर बताया था। उन्होंने कहा था कि मध्य शिक्षा व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय पद्धति पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्रायोगिक शिक्षा को स्थान दिया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा 6 से 20 तक, 20 से 35 वर्ष तक उच्च शिक्षा और 35 से 50 वर्ष तक प्रायोगिक शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने साम्यवादी दृष्टिकोण दिया था। इन्होंने कहा था कि हमारा जो परिवार है और हमारी संपत्ति है, तो वो है ना, मतलब किसी की एक निजी चीज नहीं है, वो क्या है, पूरा उसको साम्यवाद की दृष्टि से उन्होंने देखा कि ये क्या है, राज्य की है। क्योंकि अगर हम इसमें अपनापन कर लेंगे कि ये हमारा है हमारा है, तो क्या ये जो हमारा राज्य है ना उसके साथ ये पक्षपात होगा, मतलब उसके लिए सही नहीं होगा। तो इसलिए जो संपत्ति और परिवार है उस पर किसका हक है, उस पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है, वो पूरे राष्ट्र की संपत्ति है। ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। इसलिए उन्होंने कोई विवाह जैसी कोई मतलब जो संस्था है, ठीक है, जैसे कि एकल विवाह, ठीक है, एक पत्नी विवाह, इसको समाप्त करते उन्होंने सामूहिक परिवार विवाह को मान्यता दी थी। और इनके जो विचार थे ना इन्होंने लिए थे ये स्पार्टा स्पार्टा के एक स्पार्टा से लिया था उन्होंने। जब हुआ यूं था कि एथेंस का और स्पार्टा का युद्ध हुआ था, स्पार्टा जीता था, तो उन्होंने स्पार्टा से ही ये विचार लिए थे। उन्होंने स्पार्टा के राज्य को एक मतलब अच्छा राज्य माना था, और स्पार्टा में ये था कि वहाँ के जो सैनिक थे ना, तो सैनिक जो थे उनको स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाता था। तो उन्होंने वहीं से ये सब लिया था। उन्होंने कहा, और इन्होंने कहा था कि जो लोकतंत्र है ना उस पर भी विचार दिए थे। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र अच्छा नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र को कौन चुनता है, लोकतंत्र को जनता चुनती है। और जनता क्योंकि इतनी मतलब विवेकशील नहीं होती ना कि वो जैसा विवेक होगा वैसे ही तो लोगों को चुनाव करेगी ना जनता। ठीक है, जैसे हम भी आजकल देखो चुनाव करते हैं, ठीक है, इलेक्शन होते हैं, तो आप जानते ही हैं कि हम पैसे लेके और किसी को भी चुन लेते हैं, है ना। बाद में हम कहते हैं कि सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है। सरकार का दोष नहीं है, लोगों का दोष है जो चुनाव मतलब जो चुनते हैं, अपना मत देते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि कम विवेकशील जनता जो होती है वो ही चुनाव करती है, ठीक है, और अपना जो मत देकर चुनाव करती है। इसलिए व्यवस्था सही नहीं है, और सर्वश्रेष्ठ लोगों को नहीं चुनती है, जैसे लोग हैं उन्हीं में से बीच में से चुन लेती है। इसलिए उसने लोकतंत्र पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अच्छा न माना था। उन्होंने कहा था कि जो राजा है या तो वो दार्शनिक होना चाहिए या विवेकशील होना चाहिए, और अगर वो राजा दार्शनिक नहीं है तो उसको जो है दार्शनिक लोग हैं उनकी ये मतलब उनको उनका ये दायित्व है कि उसको वो दार्शनिक की शिक्षा दे और उसको योग्य बनाए। उन्होंने कहा था कि जो सैनिक है हमारे, ठीक है, सैनिकों को भी प्रशिक्षण देना चाहिए, सैनिक जो है वो प्रशिक्षित होने चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने लोकतंत्र को सही नहीं माना था। प्लेटो ने अपनी बुक जो थी ना रिपब्लिक, उसमें उन्होंने आदर्श राज्य की परिकल्पना दी थी, ठीक है, और ये कहाँ से प्रेरित थी, स्पार्टा से प्रेरित थी। स्पार्टा से प्रेरित था, स्पार्टा का जो राज्य था ना तो उससे ये प्रेरित थी, ठीक है। तो उन्होंने उसी आदर्श राज्य का अपनी जो पुस्तक है रिपब्लिक, मतलब कॉपी टाइप का समझ लो, कट कॉपी पेस्ट करा है, ठीक है, तो उसमें वर्णन किया है, ठीक है। और बस ये वहाँ के राजतंत्र से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने लोकतंत्र को अच्छा नहीं माना, ठीक है। उन्होंने वही कहा था कि राजा जो है वो दार्शनिक को ही राजा बना दो, और अगर राजा दार्शनिक नहीं बन रहा है तो फिर जो राजा बने तो उसको है ना अच्छा मतलब प्रशिक्षण देना चाहिए। बस ये कहा था उन्होंने। समाज में वर्गीकरण को भी उन्होंने सही बताया। उन्होंने कहा था कि जो संपत्ति है, परिवार है, वो किसी मतलब एक की संपत्ति नहीं है, वो राष्ट्र की संपत्ति है, ठीक है। इन्होंने ये सब बोला था। उन्होंने कहा था कि अगर हमें राज्य के लिए एक झूठ बोलना पड़े ना, शाही झूठ, तो उसका भी सुझाव दे दिया था कि मतलब व्यवस्था बनाने रखने के लिए शाही झूठ भी बोलना पड़े तो वो भी ठीक है। उन्होंने
तो ये हो गया इसके साम्यवादी विचार, लोकतंत्र पर विचार, ठीक है। आदर्श राज्य की परिकल्पना उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दी थी। प्लेटो पर शिक्षा के विचार भी हो गए, शिक्षा को भी आवश्यक बताया था उन्होंने, ठीक है। शिक्षा पर उन्होंने कहा था कि दार्शनिकों का ये दायित्व होना चाहिए कि वो अपनी प्रजा को, राजा को शिक्षित करे। प्रजा भले थोड़ा अशिक्षित रहे, राजा को तो शिक्षित होना ही चाहिए, ठीक है, और प्रजा को भी शिक्षित होना चाहिए। सभी वर्गों के लिए शिक्षा आवश्यक है, और विशेषकर राजा और योद्धा के लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि तभी न्याय की स्थापना होगी जब प्रजा, राजा, योद्धा जो होंगे वो क्या होंगे, शिक्षित होंगे, ठीक है। और इन्होंने वो दार्शनिक राजा मैंने बता ही दिया, अपनी अवधारणा दी थी। और इन्होंने 4 जो थे वो सद्गुण बताए थे, और सद्गुण वही जो उन्होंने बताए थे, इनके जो गुरु थे, ठीक है, उन्होंने बताए थे, अभी हमने कल पढ़ा था। तो विवेक, साहस, संयम, न्याय वगैरह, तो इस तरीके से उन्होंने इनके बारे में भी आगे विवेचना की थी। एक कार्डिनल सद्गुण बोलते हैं उन्होंने इनको। उसके बाद अगर देखें तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें मैंने आपको बताई दी, जैसे कि फिडो, सिम्पोजियम, रिपब्लिक, लॉस, स्टेटमेंट, फिवेलस वगैरह, जिसमें अपोलॉजी फिडो में इन्होंने अरस्तु के बारे में बताया है। लॉस वगैरह है उसमें उन्होंने जीवन को नियमित करने के लिए कौन कौन से प्रावधान जरूरी है उसको बताया है। रिपब्लिक में आदर्श राज्य की परिकल्पना की है। नैतिक सिद्धांत फिलेबस में बताया। फिर उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं प्रत्यय का सिद्धांत, और इन्होंने कहा कि प्रत्यय क्या है, तो उन्होंने कहा था ये जो प्रत्यय का सिद्धांत है ना, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा जैसे कि अगर आप बैठे हो, कोई कमरा है अंधेरा, ठीक है, प्रकाश ज्यादा नहीं आ रहा है, और जैसे हम बचपन में करते थे ना कि जब लाइट चली जाती थी तो हाथ से हम कोई सी भी आकृति बनाते थे, फिर हमको इमेज दिखती थी, जैसे कि घोड़ा बना है, कुत्ता बना है, इस तरीके से लोमड़ी बनी है, कौवा बना है, हाथ से आप ऐसे करते जाओ तो इमेज बनती है। तो उन्होंने कहा कि वो हमको इमेज में ये नहीं पता पड़ रहा कि वो असली है कि नकली है। मतलब तो जैसे हमारे विचार होंगे तो वैसे ही हम सोचेंगे कि अगर वहाँ पे कोई कठपुतली को भी नचा रहा है, और कठपुतली को नचा के कोई अगर ऐसा है कि उसको चक्कू मार रहा है, ऐसी कठपुतली में मतलब नाटक टाइप का हो रहा है, लेकिन अगर इमेज आ रही है, परछाई बन रही है आपको, तो आप परछाई में तो यही सोचेंगे ना कि शायद कोई किसी का मर्डर कर रहा है। तो मतलब यही प्रत्ययों का सिद्धांत है। तो उन्होंने कहा था प्रत्ययों का जो सिद्धांत है हर कोई नहीं समझ सकता, ये सिर्फ जो दार्शनिक होते हैं ना वो ही समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन प्रत्ययों का जो ज्ञान है वो सिर्फ दार्शनिकों को ही प्राप्त हो सकता है, आम आदमी के लिए ये उपलब्धि भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस सिद्धांत को मान्यता इसलिए नहीं मिली क्योंकि ऐसा ही ज्ञानी क्या जो सर्व सभी लोगों के लिए ना हो, ठीक है, सार्वभौमिक नहीं था ये ना। तो इसको जो और जो चिंतक वगैरह आए थे, ठीक है, इसके बाद के जो दार्शनिक थे उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। और बस उन्होंने फिर ये भी नहीं बताया था कि जो हमारे जो सद्गुण हैं, ठीक है, उनके प्रत्ययों का आधार क्या है, ठीक है, इन्होंने मतलब इसकी व्याख्या ढंग से नहीं कुछ की थी। तो प्रत्ययों के जो सिद्धांत है उसकी काफी आलोचना भी हुई। बस आप ये याद रखिए, प्रत्ययों का सिद्धांत ये कहता है कि जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है, और हमें अपने विचारों के आधार पर हम कोई भी निर्णय ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए आम इंसान जो है इन सिद्धांतों को समझ नहीं पाता है, ठीक है। प्रत्ययों का जो सिद्धांत है उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ आइडियाज, ठीक है। और जो हमारे जो सद्गुण है ना, संयम, विवेक, साहस, नियम, संयम, विवेक, साहस, ठीक है, इन जो न्याय या न्याय वगैरह जो है इनको समझने के लिए हमें प्रत्ययों का सिद्धांत बहुत आवश्यक है। बस यही था कि जो सद्गुण है, विवेक, संयम, विवेक, साहस, संयम और न्याय जो है, इसके लिए हमें प्रत्ययों का सिद्धांत जरूरी है। और इसका अगर अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है वैचारिक आचार, ठीक है। तो ये कुछ है और कुछ नहीं है, बस आप एग्जाम्पल से याद रखना। बस ये हो गया हमारा कि प्लेटो प्लेटो के बाद कल हम लोग देखेंगे अरस्तु के बारे में, ठीक है। तो चलिए शेयर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। और इसका डिटेल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, जैसे आप कभी एग्जाम देने जाए तो उसको शॉर्ट सुन लें सारे, तो इसमें सब चीज़ें मैंने ओवरऑल वैसे बता दी हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं कल अरस्तु के साथ। बाय।